तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें हम क्लास 11th को कवर करेंगे न्यू सेशन के अकॉर्डिंग। और हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4, यानी कि चैप्टर 4 की बात हम करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगेन मैं रिपीट करूंगी कि ये चैप्टर्स, ये सीरीज न्यू सेशन के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें हम 2023 और 24 को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, इस चैप्टर के हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं बोलूंगी डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या अंतर है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर। कितने तरीके की डिसेबिलिटी होती है, उनके क्या कारण होते हैं, किस तरीके का उनका नेचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, आपको इसको काफी अच्छे से करना है। नेक्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सो आपको पता होना चाहिए कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। अगेन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन मैं बोलूंगी जो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका क्या रोल है CWSN स्टूडेंट्स के लिए, ये एग्जाम में आता है। सो नीचे के जितने भी टॉपिक है ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत जरूरी हैं और आपने ये 100% करने हैं। सो अब हम इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो इस चैप्टर में एक स्पेशल टर्म यूज होने वाली है CWSN। क्या है ये टर्म, हम डिटेल में समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, विच मीन्स आज हम अंतर समझेंगे कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है डिसेबिलिटी, यानी कि हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी के बारे में। सो गाइज, आपने नोट करा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे एडल्ट होते हैं जो उतने अच्छे से काम नहीं परफॉर्म कर पाते जितना एक नॉर्मल इंसान करता है। उनके अंदर एबिलिटी में कुछ कमी होती है और लैक ऑफ एबिलिटी ही क्या कहलाता है, डिसेबिलिटी कहलाता है। सो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिसेबिलिटी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनती है, डिस प्लस एबिलिटी। डिस का मतलब होता है निगेशन एंड एबिलिटी का मतलब होता है वर्थ। सो इन दोनों का ज्वाइंट मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एबिलिटी में कुछ कमी है, वो उतने अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना एक नॉर्मल इंसान इजीली कर देता है। सो आगे दे रखा है कि डिसेबिलिटी जो है वो जन्म से लेकर लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी भर तक रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये है कि 1980s में एक वर्ड यूज हुआ था, डिफरेंटली एबल्ड, और इस वर्ड को 1980s में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो आई होप आपको डिसेबिलिटी का मतलब समझ आया होगा, यानी कि एक ऐसा स्पेशल इंसान जो उतनी एबिलिटी के साथ वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना एक नॉर्मल इंसान कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। सो अगर आपके पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। सो गाइज, अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। सो डिसऑर्डर जो होता है वो डिसेबिलिटी का पार्ट है, विच मीन्स डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं सो इसमें मेंटल डिसेबिलिटी की बात करी जाती है, यानी कि कोई ऐसी कमी आ जाना, वो भी मेंटल लेवल पे कमी आ जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है द एबनॉर्मल बिहेवियर, आइडिया, फीलिंग, एजम्पशन एंड रिलेशन, यानी कि एक इंसान नॉर्मल बिहेव ना करके अलग तरीके से जब बिहेव करता है, किस किस टर्म्स में, आइडिया के टर्म में, फीलिंग के टर्म में, एजम्पशन के टर्म में या रिलेशंस के टर्म में, तो हम बोलते हैं कि उसको डिसऑर्डर है। सो डिसऑर्डर जो होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। प्लस डिसऑर्डर जो है वो मेंटली ज्यादा इफेक्ट करता है। आगे यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा। सो डिसऑर्डर को समझाने के लिए मैं एक चीज और बोल सकती हूँ कि जो इंसान है वो काफी अबनॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके वो बिल्कुल हटके ही बिहेव कर रहा होता है। और जनरली जो डिसऑर्डर है वो मेंटल लेवल पे होता है, यानी कि मेंटली ज्यादा इफेक्ट होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में।
स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। इसका मीनिंग होता है बिहेवियरल मैनर। CWSN स्टूडेंट्स के प्रति आपका किस तरीके से बिहेवियर होगा। आपने उनको ज़्यादा सिंपैथेटिक फील भी नहीं कराना है और रूडली बिहेव भी नहीं करना है। सो सही तरीका क्या है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये हमें डिसेबिलिटी एटिकेट सिखाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन्स बिहेवियरल मैनर वाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो बेसिकली ये एक बिहेवियरल मैनर है जो हमें ये बताता है कि वो बच्चे जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है उनके प्रति हम किस तरीके से बिहेवियर रखेंगे। सो ये हमें डील करना सिखाता है CWSN स्टूडेंट्स के प्रति और किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ये हम डिसेबिलिटी एटिकेट्स में समझते हैं। आगे देखते हैं अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डज नॉट वांट सिंपैथेटिक बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसको सिंपैथी नहीं चाहिए होती है कि आप दया कर रहे हो आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं चाहिए होता है। वो चाहता है कि सब जने उसको इक्वली नॉर्मल समझे। हाँ, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि आप उसको सपोर्ट दें ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, यानी कि अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके। वो बेसिकली वो उतना ही सपोर्ट चाहता है जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। वो 24/7 नहीं चाहता कि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मुझे जो लोग हैं वो नॉर्मल ना समझ के डिफरेंटली एबल समझे। वो बस ये चाहता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, मुझे भी नॉर्मल समझा जाए, मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे सिंपैथेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिसेबिलिटी एटिकेट्स का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सो गाइज अब हम देखेंगे कि अलग अलग डिसेबिलिटी में आपने किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। पहली चीज़ ये है कि आप उससे पोलाइटली बात करेंगे, आप बहुत। सेकेंड चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करो लिसनिंग की, यानी कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए कि आप उसकी बात ढंग से सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस लिसनिंग पेशेंटली टू द वर्ड्स। आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए कि जब एक इंसान अपनी बात कह रहा है तो आप उसकी पूरी बात कंप्लीट होने दे रहे हैं और उसको ढंग से सुन रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है ताकि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छे से हो सके। आगे दे रखा है स्पेशल डिवाइसेस शुड बी यूज टू मेक लर्निंग ईजी। आप स्पेशल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं जिससे उनकी पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है, आप उनकी बात आराम से समझ सकेंगे, वो आपकी बात आराम से समझ सकेंगे और पढ़ाई में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। सो ये थे लर्निंग डिसेबिलिटी के एटिकेट्स कि किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, अपने अंदर पेशेंस डेवलप करेंगे ताकि आप उनकी बात को ढंग से समझ सके। आप स्पेशल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर कर सकें। सो गाइज अब हम बात करेंगे ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। सो बेसिकली ये वो पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं या जो पार्शली ब्लाइंड है, जिनको प्रॉपर्ली दिख नहीं पा रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो उनके साथ हमने कैसे बिहेव करना है। सो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि अगर आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, आप बताओ कि भाई आप कौन हो और आप उनसे बात करो। सो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले अपने आप को, देन लिखना है कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, डू नॉट यूज गेस्चर्स। सो बेसिकली आपने मुंह से बोल के बताना है, आप इशारों का इस्तेमाल करेंगे तो वो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप गेस्चर का कम से कम इस्तेमाल करिए और अपने वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। आगे दे रखा है हेल्प देम टू नो द पाथ। अगर आपको दिख रहा है कि भाई उनको परेशानी हो रही है रास्ते में जाने में तो आप उनको बताओ, या तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताओ या आप उनका हाथ पकड़ के ले जा सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे दे रखा है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट वाइल गिविंग इट टू देम। आप कोई भी चीज उन्हें दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और क्या होता है उससे, और तभी दो, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट आप क्या पकड़ा रहे हो, किस तरीके का है। अगर आप पहले से उस ऑब्जेक्ट के बारे में और स्पेसिफिकेशन दे दोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी होल्डिंग में या उनको चोट नहीं लगेगी। आगे दे रखा है इन्फॉर्म बिफोर लिविंग। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम जा रहे हैं, ताकि उनके सेंसेस और ज्यादा सतर्क हो जाएं कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है और मुझे ही देखना है। सो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके का बिहेवियर दिखा सकते हैं ब्लाइंड डिसेबल्ड पर्सन को।
सो ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स। सो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि आपने उन बच्चों के साथ डील करना है जो बेसिकली ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर उनको ढंग से सुनाई नहीं दे पा रहा है। सो आप कैसे कर सकते हैं उनसे बात और कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा वो देखेंगे। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आपने धीरे धीरे बोलना है, प्लस आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं और आपके लिप्स को रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप स्लोली बोलिए और क्लियरली बोलिए। आगे दे रखा है आप गेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इशारे कर सकते हैं जैसे गो आउट, ठीक है, एंड आप और भी इशारों के थ्रू बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे बात करते हैं, तो वो गेस्चर का आप यूज कर सकते हैं। आगे दे रखा है स्पीक लाउडली, ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। सो ये देखने को मिला है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा लाउडली सुनते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी पिच को हाई करते हुए बात करनी है उनसे ताकि वो ढंग से समझ सकें आपकी बात। आगे दे रखा है रिपीट योर पॉइंट अगेन, अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा, सो आपने करना क्या है, आपने उसी पॉइंट को दोबारा बोलना है, लेकिन धीरे धीरे बोलना है और क्लियरली बोलना है। सो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं हियरिंग डिसेबल्ड पर्सन की। क्या करना है, स्लोली बोलना है, क्लियरली बोलना है, गेस्चर्स का इस्तेमाल करना है, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, आप लाउडली बोलिए प्लस अपनी बात को रिपीट करिए। सो गाइज, अब हम बात करेंगे स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट्स। सो बेसिकली ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, अब ऐसे बच्चे क्या हो सकता है कि उन्हें स्टैमरिंग होती हो, बेसिकली हकला के बोलते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका र ल मतलब अक्षरों में भी दिक्कत हो सकती है, या ढंग से कोई वर्ड या स्पीच क्लियरिटी निकलती नहीं है, तो उनके साथ हम कैसे बात करेंगे। सो यहाँ पर दे रखा है, पहली बात तो उनको मौका दो कि वो अपनी बात रख सके, पेशेंटली आपने सुननी है उनकी बात, एंड उनकी हेल्प करो बात को कहने में। आगे आप उनकी बात सुन रहे हैं और वो जब अपनी बात खत्म कर रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं, ये नहीं कि आपने उनकी आधी बात सुनी, अपने आप खुद कंक्लूजन जोड़ के अपनी अकॉर्डिंगली तोड़ मरोड़ के बात प्रस्तुत कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपने उनको मौका देना है कि वो खुद अपनी बात कंप्लीट करे, देन आप बोले। आगे दे रखा है उनको इनकरेज करो कि वो भी अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करें, जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं, वो अपनी बात को रखें। सो इस तरीके से हम बिहेवियर शो कर सकते हैं टूवर्ड्स स्पीच डिसेबल्ड पर्सन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी दिखती है, तो आप उनके साथ कैसे अपना बिहेवियर रखेंगे। सो यहाँ पर दे रखा है टॉक टू सच अ पर्सन बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ देम। अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे है तो आप उनके सामने बैठिए और बैठ के बात कीजिए। आप इक्विवेलेंट होने चाहिए कि वो और आप दोनों एक दूसरे की बात को ढंग से समझ पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप खड़े होकर बात करेंगे और वो इंसान बैठा हुआ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आगे दे रखा है कि डू नॉट ट्राई टू सपोर्ट देयर व्हील चेयर अननेसेसरीली। सो कई लोग होते हैं सिंपैथी देने चले जाते हैं, अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे है उसकी व्हील चेयर को ड्रैग करना शुरू कर देते हैं। आप उससे पूछो कि आपको हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प कर दें, अदरवाइज अननेसेसरी आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प उन्हें नहीं चाहिए होती है। सो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो ये कि आप ऐसे इंसान से सामने आके बात करें। सेकेंड चीज़, आप दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, सेम लेवल पे इक्विवेलेंट होने चाहिए। थर्ड चीज़ ये चीज़ है कि आपने अननेसेसरी हेल्प नहीं करनी है। हाँ, बेशक आप जाके पूछ सकते हैं, अगर वो रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम पूछेंगे भी नहीं और सीधा ड्रैग करना शुरू कर देंगे चेयर, तो वो बिहेवियर बिल्कुल गलत होता है। सो इसी के साथ ये सारे डिसेबिलिटी एटिकेट्स हमने खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइस, अब हम देखेंगे अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि अडैप्टेड फिजिकल एजुकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी और क्या क्या चीज़ों को वो सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पर दे रखा है इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड्स, यानी कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है स्पोर्ट्स खेलने में, उन सब चीज़ों को इंश्योर कराता है कि समय से उस स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें मिल जाएं ताकि वो भी इक्वल पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स में। सेकेंड पे मूव करते हैं डेवलप मोटर स्किल्स। सो बेसिकली अडैप्टेड फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक इंसान का
मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर एक नॉर्मल इंसान है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। सो वही डेवलपमेंट एक स्पेशल स्टूडेंट्स का भी तो हो सकता है अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। सो यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है कि स्पेसिफिक टास्क जो है उसके डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को बेहतर बना देंगे अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होगा अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। सो थर्ड पे मूव करते हैं, इनहांस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। सो बेसिकली यहाँ पर ये बता रखा है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, मोस्टली ये पाया गया है कि वो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनको बेहतर बना सकती है, उनके सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सकती है, उनकी खुद बेसिकली जो वो खुद की इमेज बना के बैठते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, वो चीज़ जो है सब कैंसिल आउट हो जाएगी अगर हमने उनको प्रॉपर चीज़ें दे दी। वो प्रॉपर चीज़ें क्या होंगी? फिजिकल एजुकेशन में पार्ट करवाना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इनकरेज कराना, बिकॉज उन्हें पता होगा कि हाँ हम भी बेहतर हैं, हम भी अच्छा कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। सो यहाँ पर बता रखा है अगेन, अगर कोई भी बच्चा है या हम लोग भी हैं, हम लोग योगा करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होती? फिजिकली भी अच्छी होती है, मेंटली भी अच्छी होती है, सोशली भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट होंगी, यानी कि जो हमारे प्यारे प्यारे स्पेशल बच्चे हैं वो भी तो अच्छे हो जाएंगे। कैसे? इम्प्रूव फिजिकली फिटनेस, यानी कि जो उनका फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है सो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और उसको देख के ना बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। सो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, उनका इनरोलमेंट कराएं, प्लस उनको हम मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर हैं। नेक्स्ट, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़। सो स्पोर्ट्स पर्सन की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप डेवलप होती जाएंगी। वो अपने आप को चैम्पियन समझेगा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेगा। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए स्पेशल एजुकेटर मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, आप कभी भी ना सिंपैथेटिक बिहेवियर मत शो करो उनको, बल्कि कि आप उनको इक्वल ट्रीट करो, कि आप ना इक्वल हो। तो उनको इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे भी फ्रेंड्स हैं। और एक स्पेशल बच्चे का पूरा हक है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहे, उसी के साथ साथ पढ़ाई करे, अपने स्पोर्ट्स को बेहतर बनाए। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप होंगी, और वो तभी हो सकती हैं जब वो पार्टिसिपेट करेगा। और उसकी इंश्योरिटी दी है अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन ने। जब फिजिकल एजुकेशन ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया तो हमारा भी तो हक बनता है कि हम खुद को भी अडेप्ट करें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट। सो अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगा? उसका सोशल एडजस्टमेंट बेहतर हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, वो बाकी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनके साथ स्पोर्ट्स खेलेगा। तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। प्लस उसके फ्रेंड्स बनेंगे। बच्चों के लिए फ्रेंड्स बनना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स उन्हें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और वो खुद भी किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें दिया है अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन ने, कि जो CWSN स्टूडेंट्स हैं उनका भी इक्वल हक है, वो भी पार्टिसिपेट करें। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे इतने बेहतरीन निकल रहे हैं कि वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल, कॉमनवेल्थ, हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके पूरी कंट्री का नाम रोशन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं उनके CWSN स्टूडेंट्स के प्रति क्या क्या रोल है हम वो देखेंगे। आप सभी जने जानते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनको भी स्पेशल लोगों की नीड होती है। और एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हल्के से सपोर्ट से वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो कौन से वो लोग हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और उनकी लाइफ को और सरल और मजबूत बनाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सो फाइनली सबसे पहले आते हैं काउंसलर, नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट, नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर, नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नेक्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट,
एंड स्पेशल एजुकेटर। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इनके डिटेल रोल को एनालाइज करेंगे। सो गाइज अब हम देखेंगे काउंसलर के बारे में। काउंसलर कौन होता है? जिसके सामने हम अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और वो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलर गाइडेंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड काउंसलिंग। देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरीके से एक दिव्यांगजन जो है उन्हें भी एक गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर कर सके। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज उनके लिए सही है, किस सिनेरियो में उनकी स्ट्रेंथ है और किस तरीके से वो बेहतर कर सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उन्हें काउंसलर प्रोवाइड करा जाता है एंड काउंसलर उन्हें डायरेक्शन देता है एंड उस पर वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाते हैं। आगे अगर हम बात करें इनहैंस देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली अगर यहाँ पर मैं बताऊं, एक काउंसलर प्रोवाइड होने से उन्हें गाइडेंस मिल रही है, वो अपने लक्ष्य को पता कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है। उसी के साथ साथ अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव और विजन क्लियर होगा कि हमें कहाँ तक जाना है, किस तरीके से जाना है, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। सो फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन है? एक स्टूडेंट है जिसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं, वो ढंग से मूव नहीं कर पाता, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और अदर एक्टिविटीज फिजियोथेरेपिस्ट उसको हेल्प करेंगे उसकी मूवमेंट में, स्टेबिलिटी में और बैलेंसिंग में। सो फिजियोथेरेपिस्ट हमारी हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में, स्थिरता लाने में और मसल्स की मूवमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है he or she helps in stability, यानी कि वो हमारी बॉडी में स्थिरता लाते हैं, उसी के साथ साथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी मसल्स जो है वो रिजिड हो चुकी हैं, टाइट हो चुकी हैं, जिनमें मूवमेंट बहुत कम हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वो हेल्प करते हैं उनकी प्रॉपर मूवमेंट में। नेक्स्ट दे रखा है ही शी एक्टिवेट द मसल्स। सो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ब्लॉक्ड मसल को, रिजिड मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि वो जो मसल्स एक बैरियर की तरह काम कर रही थी ना पहले, जो हिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, उसमें थोड़ी सी लचीलापन आ जाए। और वो तभी हो सकता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज जो गाइड करते हैं वो करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कि किस पर्सन के लिए कौन सी एक्टिविटी बेहतर रहेगी ताकि वो अपनी रिजिडिटी को ओवरकम करके उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। सो बेसिकली एक फिजिकल एजुकेटर कौन होता है? फिजिकल एजुकेटर वो होता है जो बच्चों को इंकरेज करता है कि वो भी स्पोर्ट्स में इक्वली पार्ट ले सकते हैं। सो यहाँ पर फिजिकल एजुकेटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें CWSN स्टूडेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं कि CWSN स्टूडेंट्स भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। उसी के साथ साथ बता रखा है वो हेल्प करते हैं 3 तरीकों से। एक तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, देखो अलग अलग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भेजना ये इंश्योर करता है फिजिकल एजुकेटर। आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक होते हैं, में वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ इंकरेजमेंट के थ्रू हो सकता है, गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, और वो करते हैं फिजिकल एजुकेटर। उसी के बाद बता रखा है कि वो ऐसा वेन्यू सिलेक्ट करते हैं ना उनके लिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। अब मैं एक CWSN स्टूडेंट को बुला लेती हूँ जहाँ पर स्टेयर्स हैं, तो वो किस तरीके से ऊपर आ पाएगा? हमें इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उनको दिक्कत ना हो। और वो कैसे हो सकती है? जब मैं वहाँ पर स्टेयर्स के साइड में रैंप वाला ऐसी एक वेन्यू चूज करूं जहां पर उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। तो हमें ना जितने भी बैरियर्स हैं आने जाने में या किसी भी और चीज को लेके वो सब रिमूव करने पड़ेंगे। आगे दे रखा है इम्प्रूव्ड मटेरियल। सो यहाँ पर हमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, जो उनको मटेरियल चाहिए ताकि वो अपना प्रदर्शन बहुत बेहतर दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके लिए इम्प्रूव्ड मटेरियल होंगे, और इन सब की इंश्योरिटी, इन तीनों चीजों की इंश्योरिटी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेटर ही दे सकता है। सो यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोलैब करके उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करना चाहिए कि आप भी कर सकते हो, आप भी बेहतर हो। उसी के साथ साथ एक वेन्यू जो आप सिलेक्ट करते हैं, जो जगह सिलेक्ट करते हैं, वो बैरियर फ्री होनी चाहिए, इनकी रुकावट नहीं होनी चाहिए उनको आने जाने में किसी भी और चीज को लेके। थर्ड चीज यहाँ पर दे रखी है, जो मटेरियल उनको चाहिए वो इंश्योर करानी चाहिए ताकि वो अपना 100% दे सके, और
अपने आप को प्रूव कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। सो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। सो बेसिकली ये हेल्प करते हैं दिव्यांगजन की, उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये हेल्प करते हैं उनकी मोटर स्किल्स में। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं यानी कि दिव्यांगजन जो होते हैं, उनको मूवमेंट में दिक्कत होती है। सो प्रॉपर मूवमेंट लाने में यानी कि मोटर स्किल्स को बेहतर बनाने में, मोटर स्किल्स दो होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मतलब होता है जो हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं उस पर वर्क करा जाता है। जैसे मैंने एक बच्चे को कैच कराया तो वो प्रॉपरली कैच कर ली, ये होती है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर होती है जो टिप वाली होती है ना, अगर मैं एक बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ या सुई में एक थ्रेड डालना सिखा रही हूँ, सो ये होती है फाइन मोटर। फाइन मोटर हमारी छोटी मांसपेशियों पे वर्क करती है, ग्रॉस मोटर बड़ी बड़ी मांसपेशियों पे वर्क करती है, और इन दोनों पे इक्वली वर्क करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बेहतर बनाता है इंसान को। उसी के साथ साथ यहाँ पे बता रखे हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग साइड यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे भी वर्क करता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट नाम से सजेस्ट हो रहा है यानी कि वो स्पीच पे वर्क करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच क्लियर नहीं होती है और वो अपनी बात रख नहीं पाते यानी कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं स्टूडेंट की उनकी स्पीच क्लियरिटी में, चाहे वो स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा हकला के बोलता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं र को ल बोलते हैं। इन सब प्रॉब्लम को, इन सब स्पीच को स्पीच थेरेपिस्ट क्लियर करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट कर सके। सो यहाँ पर दे रखा है हेल्प इन स्पीच क्लियरिटी और यही काम होता है स्पीच थेरेपिस्ट का। सो गाइस अब हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो बच्चों की नीड्स को समझते हैं और उनकी नीड्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है कि स्पेशल एजुकेटर जो है वो डेवलप करते हैं प्रॉपर एक्टिविटीज। वो CWS इन स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं और हर एक बच्चा स्पेशल होता है तो एक्टिविटीज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेशल होती हैं। उसी के साथ साथ करिकुलम भी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है कि बच्चे जो है वो किस लेवल पे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो डिज़ाइन करा जाता है। आगे दे रखा है मेथड। मेथड क्या रहेगा, किस तरीके से बच्चे अपने आप को बहुत बेहतर बना सकता है स्पोर्ट्स में, ये सारी चीज़ें जो है एक स्पेशल एजुकेटर डिसाइड करता है ताकि बच्चे को भी तकलीफ ना हो और जो उसका गोल है वो भी अचीव हो जाए। आगे दे रखा है IEP। अगर कुछ बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रही है, वो क्लास में बैठ के ग्रुपिज्म में नहीं सीख पा रहा है, तो जो स्पेशल एजुकेटर है वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू यानी कि अलग से ले जाएंगे उनको एक रूम में और फिर गाइड करेंगे, फिर चीज़ें दोबारा से सिखाएंगे ताकि वो बच्चा उस चीज़ को, उस स्किल को एक्वायर कर सके। आगे दे रखा है सेल्फ रिलायंट। स्पेशल एजुकेटर ये चाहता है कि जो बच्चा है वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपनी चीज़ों को खुद करे। सो स्पेशल एजुकेटर सेल्फ रिलायंट बनाने में और कॉन्फिडेंट बनाने में बच्चों को हेल्प करता है। सो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से जो अलग अलग प्रोफेशनल हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, फिजिकल एजुकेटर हो, काउंसलर हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, ये सारी जने जो हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों की, उनको बेहतर बनाने में। उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाती है तो वो अपने आप को एक लेवल तक ले जाते हैं और एक सोसाइटी में जगह बना पाते हैं। इसके साथ साथ उनको ये फील होता है कि हम भी सेल्फ रिलायंट हैं और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको समझ आता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। आपको नहीं करना कुछ नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज।